हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट क्लास 9 का साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो आइए पहले हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देश को जानते हैं। देखिए, आपका समय जो रहेगा 1.5 घंटा रहेगी, अपूर्णांक रहेगी 40 की। ठीक है, और सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना अनिवार्य है। और प्रत्येक प्रश्न के जो अंक रहेंगे वो 1 अंक आपको मिलेंगे। और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं ऑप्शन, जिसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है और गलत उत्तर के लिए आपको कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न पर। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है हमारा, एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है पाई r, तीसरा है 2r, चौथा है 2 पाई r। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 2r। ठीक है, 1 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। ठीक है, वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से किसकी एसआई इकाई जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, इनमें से किसकी जो इकाई एसआई इकाई होती है, जो मात्रक होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, विस्थापन की, त्वरण की, वेग की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण की। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, दूरी ग्राफ समय का ढलान किसका मान बताता है। ठीक है, दूरी, ठीक है, ग्राफ समय का ढलान की, दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है। ठीक है, पहला ऑप्शन विस्थापन, दूसरा है त्वरण, तीसरा वेग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वेग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं 5 नंबर पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। ठीक है, न्यूटन ने नियम जो दिया था वो, तो उसने 3 नियम दिया था। ठीक है, तो प्रथम नियम का जो परिभाषा है इसमें से किससे मिलती जुलती है। ठीक है, पहला है जड़त्व, दूसरा है बल, तीसरा है संवेग, चौथा है त्वरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जड़त्व। ठीक है, जड़त्व से। ठीक है, जड़त्व से मिलती है उसकी परिभाषा प्रथम नियम की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है किस पर, वस्तु का त्वरण पर, वस्तु का द्रव्यमान पर, वस्तु का वेग पर, वस्तु का आकार पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, बी नंबर। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान पर। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा को बताती है। ठीक है, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा को बताती है। पहला ऑप्शन है न्यूटन का गति का प्रथम नियम, दूसरा है गति का दूसरा नियम, तीसरा है गति का तीसरा नियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है 2.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 0.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 0.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9। देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये किस नियम का उदाहरण है। ठीक है, देखिए कोई बस चल रही है, ठीक है, विराम से चल रही है, तो अचानक उस पर जो खड़े यात्री होती है बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो ये किस नियम का उदाहरण है। पहला है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन का गति का पहला नियम। ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर हम। ठीक है, देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, कार्य की एसआई इकाई क्या है, कार्य की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है किलोवाट घंटा, दूसरा है वाट, तीसरा है जूल, चौथा है न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जूल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है 240 किलो, दूसरा है 392 न्यूटन, और ये है सी नंबर ऑप्शन है 240 न्यूटन, और चौथा ऑप्शन है 400 किलो। ठीक है, तो देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा 400 किलो, ऑप्शन नंबर डी 400 किलो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 12 नंबर। देखिए जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अपवर्तन, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है विरलन, चौथा है संपीड़न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, संपीड़न। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 13 नंबर। ठीक है, देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन है पहला व्यतिकरण, दूसरा है विवेक तृष्णा, तीसरा है गूंज, चौथा है अपवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन, गूंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 14 नंबर। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा। ठीक है, कौन से पदार्थ है जिसके कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे कम होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है दूध, तीसरा है रुई, चौथा है चीनी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है, किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सी, दूसरा ऑप्शन है 25 डिग्री सी, तीसरा ऑप्शन है -25 डिग्री सी, चौथा है 100 डिग्री सी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सी। इस पर जो है पानी तरल और ठोस दोनों अवस्था में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रही है, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया। ठीक है, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा है 16.2/3%, तीसरा है 25%, चौथा है 50%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 16.2/3%। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है 17 नंबर। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है पास्कल, तीसरा है किलोग्राम पर घन मीटर, तो चौथा ऑप्शन है घन मीटर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, सी नंबर ऑप्शन, केजी पर घन मीटर। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, परीक्षा नज़दीक है, उल्टा गिनती शुरू हो चुकी है आप लोग को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है। ठीक है, यह समांगी मिश्रण है, यह टिंडाल प्रभाव नहीं दर्शाता है, यह एक विषमांगी मिश्रण है, ये छानने की विधि से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से किसका गुणधर्म निलंबन का है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। देखिए कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा हम अलग करते हैं, कपूर और जो नमक होता है उसके मिश्रण को हम किस विधि द्वारा अलग करते हैं। तो इसको आप लोग पढ़े होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 नंबर। द्रव्यमान संख्या बराबर होती है किसके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या के योग के बराबर, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, तीसरा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, चौथा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, NH3 मतलब अमोनिया गैस। ठीक है, NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है,
पहला ऑप्शन है 16 यू, दूसरा ऑप्शन है 13 यू, तीसरा ऑप्शन है 28 यू, चौथा ऑप्शन है 17 यू। तो देखिए इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा। देखिए 21 नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए गेस करिए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। देखिए अब थोड़ी टफ प्रश्न आने लगी है लगता है ना। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए क्या है प्रश्न। देखिए अस्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मौजूद नहीं होते हैं, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है किसी भौतिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 23 नंबर प्रश्न 23 पर पहुंच गए। देखिए निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 2 मोल जल, दूसरा ऑप्शन 1 मोल जल, तीसरा ऑप्शन है 200 मोल जल, चौथा ऑप्शन है 6.022 गुना 10⁻23 जल के अणु। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 मोल जल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। न्यूट्रॉन पर डैश आवेश रहता है, न्यूट्रॉन पर डैश आवेश रहता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 0, तीसरा है -1, चौथा है 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल। देखिए हिंदी बाद में दिया है, चलिए हम हिंदी को देखते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है इसलिए पहले हम हिंदी को ज़्यादा करेंगे, जोर देंगे। ठीक है, देखिए अल्फा कण क्या है, ऋणावेशित प्रोटॉन, ऋणावेशित हीलियम प्रोटॉन, ऋणावेशित हीलियम परमाणु, तीसरा ऑप्शन है धनावेशित प्रोटॉन, चौथा ऑप्शन है धनावेशित हीलियम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन धनावेशित प्रोटॉन। ठीक है, दूसरा चौथा धनावेशित हीलियम परमाणु। ठीक है, देखिए तो कितना नंबर प्रश्न है 25। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी धनावेशित हीलियम परमाणु। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। ठीक है, धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए सारे प्रश्न का आंसर आपको जो है जबान पर याद होनी चाहिए सबका उत्तर। ठीक है, इतना अच्छे से तैयारी करिए आप लोग। ठीक है, देखिए नहीं तो फिर अपना मन वृंदावन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें आशा है, सबको बधाइयाँ, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर डैश की भिन्न संख्या के कारण होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा है न्यूक्लियन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना। किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में डैश में अंतर डैश की भिन्न संख्या के कारण होती है, तो न्यूट्रॉन के कारण होती है। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे बच्चे हैं, सब पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, सेलुलोज की, लिपिड की। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, बताइए किसका बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है गोल्जी उपकरण, दूसरा प्लास्टिड। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, चौथा है अंतद्रव जलिका। ठीक है, अंतद्रव जलिका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिड। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से क्वेश्चन क्या था एक बार और देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, तो प्लास्टिड को होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 29 नंबर पर। देखिए किसी कोशिका में, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट, अब दिख रही होगी अच्छे से, हमको लगा कुछ कट रहा है। देखिए ठीक है, देखिए किसी कोशिकांग में 16 क्रोमोसोम है। ठीक है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है,
पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 16, तीसरा है 32, चौथा है 64। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एगो चित्र दे दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लें। ठीक, देखिए चित्र दे दिया, ये जो चित्र दिया गया किस ऊतक का है। ठीक है, ध्यान में होगी चित्र, होगी कि ना। देखिए ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन है पेरेन्काइमा का, कोलेनकाइमा का, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा का, चौथा है फ्लोएम का। तो बताइए किसका चित्र है ये। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा पेरेन्काइमा का। ठीक है, ये पेरेन्काइमा का चित्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31, बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है। बादाम का छिलका, देखिए बादाम खाने से दिमाग भी बढ़ता है। ठीक है, रोज़ खाइएगा आप लोग। बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है। पहला ऑप्शन है पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेकाइमा। ठीक है, तो चौथा है फ्लोएम। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, स्क्लेरेकाइमा। ठीक है, चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 32 नंबर प्रश्न देखिए, मांसपेशियाँ। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को हम क्या कहते हैं। ठीक है, मांसपेशियाँ जो होती है, जो अस्थियों से जुड़ी होती है, उस जोड़ने वाले जो संयोजी ऊतक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। पहला ऑप्शन है संयायुग, दूसरा कंडरा, तीसरा है उपास्थि, चौथा है मांसपेशी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंडरा। कंडरा जोड़ के रखती है मांसपेशी और अस्थियों को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। और अच्छा ये और कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न है जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है उसका निवास स्थान, दूसरा है उनकी कोशिका संरचना, तीसरा है उनके पोषण के तरीके, चौथा है उनके जनन के तरीके। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उनके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उनकी कोशिका संरचना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं। नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। नील हरित शैवाल, ठीक है, पहला ऑप्शन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। ठीक है, याद रखिएगा नील हरित शैवाल किसके वर्ग में आते हैं, किस नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं, तो मोनेरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। जंतु जगत का जो संघ होता है वो सबसे बड़ा कौन सा संघ होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन एनिडा, ऑर्थोपेडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थोपोडा। ठीक है, ऑर्थोपोडा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं। इनमें से जो रोग दिया है यहाँ पर कुछ, इनमें से कौन वायरस से होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, कोरोना। तो बताइए, हम लोग कोरोना बीमारी से कुछ दिन पहले हम लोग लड़ चुके हैं। ठीक है, समझ गए ना, तो आपको पता होना चाहिए बीमारी जो वायरस से ही फैलता था। ठीक है, कोरोना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। संक्रामक रोग के उदाहरण कौन है यहाँ पर। ठीक है, संक्रामक रोग के उदाहरण हैं कौन से हैं। ठीक है, पोलियो, कैंसर, क्षय रोग, मधुमेह। जो संक्रामक से इन्फेक्शन से फैलती है। ठीक है, वो रोग कौन सा है, पोलियो, कैंसर, क्षय रोग, मधुमेह। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये जो होता है ना इन्फेक्शन से फैलती है, क्षय रोग। ठीक है, चलिए 37 का सी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 38 नंबर प्रश्न पर। ग्रीन हाउस गैस, देखिए इससे तो आप लोग वाकिफ हो गए, परिचित हो गए ग्रीन हाउस गैस से। ठीक है, देखिए ग्रीन हाउस गैस क्या है, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। ठीक है, बताइए इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न पर देखते हैं। क्या है 39 नंबर प्रश्न हमारा। दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन सा वृहद पोषक पदार्थ होते हैं। ठीक है, दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन वृहद पोषक पदार्थ है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, दूसरा आयरन, तीसरा कॉपर, चौथा मैग्नीज। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये नाइट्रोजन। ठीक है,
ज़्यादा हो गया ना, गाढ़ा हो गया, 1 मिनट। नाइट्रोजन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा शायद ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक। देखिए देखिए वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के जो विषैले अणु होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है ओजोन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन। ऑक्सीजन के जो विषैले अणु होते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। हमारा सेशन कैसा लगा एक बार शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को।